नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल राज रवि सर्वा के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे वो क्रिया को लेकर करेंगे। क्रिया के हम क्रम के आधार पर अकर्मक और सकर्मक क्रिया इनके बारे में बातें कर ली थी, और आज हम बात करेंगे क्रिया को रचना के आधार पर कितने भागों में बांटा है। तो साथियों, क्रिया को रचना के आधार या संरचना या फिर प्रयोग के आधार पर 8 भागों में बांटा है। रचना, प्रयोग या फिर संरचना के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में। अब 8 भाग कौन कौन से क्रिया के वो देखो। तो पहला हमारा जो भेद है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी? प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखो, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरणा मतलब हमें प्रेरणा मिलेगी। इससे क्या होगा? इसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके किसी दूसरे से कार्य करने के लिए बोलेगा, तो वहाँ पे कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है, तो यहाँ पर कार्य कौन कर रहा है? कर्ता स्वयं कर रहा है, छात्र पढ़ रहे हैं और अध्यापक पढ़ा रहा है। पर जैसे हो गया कि अध्यापक छात्रों से एक पुस्तक पढ़वाता है, तो यहाँ पर छात्र कार्य कर रहे हैं, न कि अध्यापक। कि अध्यापक छात्रों से पुस्तकें पढ़वाता है, तो यहाँ पर कार्य कौन कर रहा है? छात्र कर रहे हैं। और करवा कौन रहा है? अध्यापक करवा रहा है। तो जहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके किसी अन्य से कार्य करवाता है, तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। देखो, तो परिभाषा क्या रहेगी? जहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके किसी अन्य से कार्य करवाता है, किसी अन्य से कार्य करवाता है, तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। कि जहां पर कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा, वही देखो प्रेरणार्थ में क्या होगा? प्रेरणा देगा, स्वयं कार्य नहीं करेगा। और जहां पर स्वयं कार्य नहीं करेगा, प्रेरणा देगा सिर्फ, तो वहां पे होगी प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे देखो, पढ़ना है, पढ़ना से प्रेरणार्थक क्या बनेगी? पढ़वाना। जैसे लिखना है, ये क्या क्रिया है ना? लिखना, पढ़ना, दौड़ना, ये क्या सारी क्रियाएं होती हैं। पर देखो, लिखना से क्या बनेगा? लिखवाना। तो ये क्या है? इसमें देखो, इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या बनेगी? पढ़वाना, लिखवाना, बनवाना, ये सारी क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत जाएगी। देखो, उदाहरण की बात कर लेते हैं। राम मोहन से भोजन बनवाता है। तो यहां पर क्या है? राम स्वयं कार्य नहीं करके किससे करवा रहा है? मोहन से करवा रहा है। तो यहाँ पर राम क्या प्रेरणा कर रहा है? किसको? मोहन के लिए। कि राम मोहन से भोजन बनवाता है। तो राम यहाँ पर कार्य नहीं करके कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे ये प्रेरणा के अंतर्गत कार्य कर रहा है। तो हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे देखो, गीता रमा से पानी मंगवाती है। क्या है? गीता रमा से पानी मंगवाती है। मतलब यहाँ पे जो गीता है वो किससे पानी मंगवा रही है? रमा से। तो मतलब गीता स्वयं कार्य नहीं करके किससे करवा रही है? रमा से करवा रही है। जैसे और देखो, अध्यापक छात्रों से पाठ पढ़वाते हैं। तो अध्यापक छात्रों से पाठ पढ़वाते हैं। कि अध्यापक वो स्वयं कार्य नहीं कर रहे हैं, वो बच्चों से करवा रहे हैं। बच्चों से क्या? पुस्तक पढ़वा रहे हैं, पाठ पढ़वा रहे हैं। तो जहां पर कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा, किसी अन्य से कार्य करवाएगा, प्रेरणा के अंतर्गत रहकर कार्य करवाएगा, तो किस में जाएगी? हमारी प्रेरणार्थक क्रिया में जाएगी। और प्रेरणार्थक क्रिया किस में आती है? हमारी
जो रचना के आधार पर बांटा उसमें ये क्रिया का भेद आता है। तो इस प्रकार ये हमारी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अब देखो अगला भेद कौन सा होता है उसके बारे में बातें कर लेते हैं। देखो दूसरा भेद कौन सा है, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, तो इसमें क्या कि पूर्व कि एक कार्य होगा उसके तुरंत बाद उसी समय दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाएगा। एक कार्य की समाप्ति के तुरंत बाद यदि दूसरी कार्य प्रारंभ हो जाता है तो वहाँ पे हमारी कौन सी क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। जैसे बच्चे पढ़कर खेलने लगे या फिर गीता दूध पीकर सो गई है, क्या इसमें एक कार्य के समाप्त होते ही दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता है, तो वहाँ पे हमारी कौन सी क्रिया हो जाती है, पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। देखो क्या होगा, परिभाषा क्या रहेगी, जब वाक्य में एक कार्य की समाप्ति पर उसी समय दूसरा कार्य आरंभ हो जाता है तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होगी। क्या साथियों परिभाषा, जब वाक्य में एक कार्य की समाप्ति पर, इसमें एक कार्य समाप्त होगा उसी समय दूसरा कार्य क्या होगा, आरंभ हो जाएगा, तो वहां पे हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे देखो उदाहरण की बात कर लेते हैं। देखो पूर्वकालिक में लगभग एक कर शब्द आता है, कर या फिर करके। ये दो नाम विषय थोड़े से याद रख लेना। एक याद रखने के लिए कर, पढ़कर, सोकर, खेल करके, ये क्या है, कर या फिर करके। यदि ऐसे शब्द आते हैं तो हमारे किस में जाएंगे, पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत हम बात करेंगे। जैसे देखो राम दूध पीकर सो गया, तो यहां पे हमारी दो क्रियाएं काम कर रही हैं। देखो कौन कौन सी, राम दूध पीकर सो गया। हमें पूछे कि इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, तो देखो सो गया, पर इससे पहले काम और किया उसने, दूध पीकर सो गया। तो देखो पीकर, ये क्या हमारी पहली, ये कौन सी हो गई, पीना क्रिया, तो पीकर सो गया। तो पहले उसने दूध पिया, उसके बाद उसने दूसरा कार्य किया, सोना किया। तो पहली हो गई पीकर, दूसरा हो गया सोना। तो ये पहली पूर्वकालिक क्रिया हो गई, है हमारी दूसरी क्रिया। तो राम दूध पीकर सो गया, तो मैंने बताया था कर या फिर करके। देखो पीकर, पीना क्रिया और कर लगा गया, कर लग गया। देखो ये क्या हो गई, हमारी पूर्वकालिक क्रिया। जैसे देखो मोहन नहाकर मंदिर गया। मोहन नहाकर मंदिर गया, तो देखो इसने, मोहन ने दो कार्य किए, पर एक कार्य को पहले किया, उसके बाद उसने दूसरा कार्य प्रारंभ किया है। तो देखो मोहन नहाकर, तो मोहन ने पहले कार्य कौन सा किया, नहाने का कार्य किया, उसके बाद वो मंदिर गया है। तो ये हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो गई यहाँ पर नहाकर, फिर उसके बाद वो कार्य किया मंदिर, दूसरी क्रिया हो जाएगी। तो कर या फिर करके, ये देखो इसमें भी कर आ गया, तो ये क्या हमारी पूर्वकालिक क्रिया, मोहन नहाकर मंदिर गया। और देखो गीता पढ़कर खेलने लगी। गीता पढ़कर खेलने लगी, तो खेलने का कार्य किया है, पर उससे पहले कार्य और किया, कौन सा, पढ़कर। तो गीता पढ़कर खेलने लगी, उसने पहले कार्य पढ़ने का किया, तो यहाँ पर हमारी ये फर्स्ट क्रिया हो रही है, हमारी सेकंड क्रिया। तो सीधी सी बात है, पूर्वकालिक क्रिया में हमेशा एक ही बात याद रखनी कि इसमें दो कार्य होंगे, पर एक कार्य के समाप्त हो जाएगा, उसी समय दूसरा कार्य क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। तो हम वहाँ पे कौन सी क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। तो ये हमारा दूसरा भेद होगा, पूर्वकालिक क्रिया। अब देखो हम तीसरे भेद की बात कर लेते हैं। तीसरा भेद कौन सा है, सहजातीय क्रिया। कौन सी, सहजातीय। सहजातीय मतलब जिसकी एक ही जाति क्रिया होगी। देखो सह और जाति, तो क्या होगा भाई, कर्म और या फिर क्रिया दोनों एक ही धातु से मिलकर बनी होगी। क्या होगा, क्रिया और कर्म दोनों एक ही धातु से मिलकर बने होंगे, तो वहां पे हमारी कौन सी क्रिया होगी, सहजातीय क्रिया होगी। या फिर देखो
जहां वाक्य में दोनों क्रिया एक समान धातु के रूप में काम करेगी वहां पे कौन सी क्रिया होगी? सहजातीय क्रिया। देखो परिभाषा क्या रहेगी? जब वाक्य में एक समान क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो वहां पे कौन सी क्रिया हो जाती है? सहजातीय क्रिया। जब वाक्य में एक समान क्रिया का प्रयोग किया जाता है, भाई दोनों क्रिया आएगी वो समान रूप से आएगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से मिलकर बने होंगे। जैसे खाना खाया, गाना गाया, लड़ाई लड़ी, ये सारी क्या है? लड़ना, खेलना, ये सारी क्या क्रिया हैं, और इसको कर्म के रूप में भी प्रयुक्त कर लिया और इसको क्रिया के रूप में भी प्रयुक्त कर लिया। जैसे उदाहरण की बात कर लेते हैं, देखो राम ने गाना गाया, तो यहां पर देखो गाना गाया, ये क्या दोनों एक ही क्रिया से मिलकर बने हैं। यहां पर गाना क्या क्रिया, देखो क्या गाया, तो यहाँ पे गाना गाया क्या है? कर्म होगा ये, पर ये मतलब गाना धातु से क्रिया बना है, तो ये हमारी एक ही क्रिया यहाँ पे काम में ली गई है। जैसे देखो महाराणा प्रताप ने अनेक लड़ाइयां लड़ी। देखो महाराणा प्रताप ने अनेक लड़ाइयां लड़ी, इस वाक्य में देखो तो लड़ना क्या है? यहाँ पर क्रिया, और फिर इसी क्रिया को वापस काम में ले लिया, लड़ाइयां लड़ी, तो ये हमारे यहाँ पर कर्म के रूप में प्रयुक्त हो गई, यहाँ पे हमारी क्रिया के रूप में प्रयुक्त हो गई। पर दोनों ये कर्म के रूप में और ये हमारी क्रिया के रूप में प्रयुक्त हो गई, पर धातु हमारी एक ही है क्या? लड़ना। धातु क्या हमारी? लड़ना। क्रिया क्या है? यहाँ पर एक ही है। भाई जो क्रिया है वो एक ही आएगी, पर उसको हम दो बार काम में ले लेंगे। देखो लड़ाइयाँ लड़ी, तो लड़ना कर्म, यहाँ पे लड़ाइयाँ क्या हुई? कर्म का काम कर गई, और ये क्रिया, तो पर धातु उनकी क्या है? एक ही, क्रिया एक ही है, कौन सी? लड़ना। तो महाराणा प्रताप ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, तो लास्ट में देखना जहाँ पर हमें कर्म और क्रिया दोनों एक ही रूप में नजर आए तो वहाँ पर हमारी कौन सी क्रिया होगी? सहजातीय क्रिया होगी। देखो अगला वाक्य, तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा खेल खेला। तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा खेल खेला। इस वाक्य में देखो साथियों कि क्या खेला, तो कर्म हमारा क्या हो गया? हमारा खेल हो गया, और क्रिया कोई खेलना। तो देखो यहाँ पर एक क्रिया कौन सी है? कौन सी क्रिया काम में ले जा रही? कौन सी धातु काम में ले रहे हैं? हम खेल ले रहे हैं, खेलना या फिर खेल। तो खेल खेला, ये दोनों क्या एक ही क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुई है, और कर्म और क्रिया के अंतर्गत यहाँ पर बातें की गई है। तो खेल खेला ये क्या हमारी सहजातीय क्रिया यहाँ पर होगी। तो इस प्रकार हम ये सहजातीय क्रिया के बारे में भी बता सकते हैं। देखो चौथा भेद कौन सा होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो चौथा भेद संयुक्त क्रिया। क्या? संयुक्त क्रिया। संयुक्त मतलब इसमें दो या दो से अधिक क्रिया क्या होगी? संयुक्त रूप से वाक्य में प्रयुक्त की जाएगी, पर वो सारी क्रियाएं मिलकर एक ही अर्थ प्रकट करेगी। वहां पे कौन सी क्रिया होगी? हमारी संयुक्त क्रिया होगी। जैसे देखो परिभाषा क्या रहेगी? जब वाक्य में दो या दो से अधिक जब वाक्य में दो या दो से अधिक क्रिया शब्द मिलकर एक ही क्रिया का अर्थ दें, वहां पे हमारी कौन सी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया होगी। थोड़ा सा इस बात को समझना, क्या कहा डेफिनेशन में कि जब वाक्य में दो या दो से अधिक क्रिया शब्द आएंगे, भाई दो या दो से अधिक कितने भी क्रिया शब्द मिल सकते हैं वाक्य में, पर वो सारे मिलकर हमें भावार्थ में क्या देंगे? एक ही अर्थ प्रकट करेंगे। उस क्रिया का क्या? एक ही क्रिया का अर्थ प्रकट होगा, वहां पे हमारी होगी संयुक्त क्रिया। जैसे देखो खाना बना लिया, तो बनाना और लेना ये क्या क्रिया? जैसे
पी लिया, पीना और लेना ये क्या है यहाँ पर क्रिया है। तो यहाँ पे क्या संयुक्त क्रिया, ये दोनों क्या है संयुक्त क्रिया। जैसे देखो रमा ने खाना बना लिया। देखो यहाँ पर बनाने का कार्य भी कर रही है और लेने, तो बना लिया ये क्या यहाँ पर दो क्रिया संयुक्त रूप से प्रकट हो गई, पर यहाँ पर इस वाक्य में अर्थ एक ही निकल रहा कि वहाँ पे खाना बनाने का कार्य हो रहा है। जैसे देखो और बात है, जैसे और वाक्य बात कर लेते हैं, पानी बरसने लगा, पानी बरसने लगा। तो यहाँ पे देखो एक तो बरसने का काम हो रहा है और एक बरसने लगा, तो यहाँ पे लगा ये भी क्या क्रिया के रूप में काम कर रही है यहाँ पे। तो बरसना और लेना, ये लगना, ये क्या दोनों क्या है क्रिया हैं। तो यहाँ पे ये कौन सी क्रिया संयुक्त क्रिया, दोनों देखो एक साथ प्रयुक्त हो गई, ये क्या है संयुक्त क्रिया है। तो पानी बरसने लगा, तो बरसने का और लगने का क्या है दोनों ये क्रिया है, तो ये संयुक्त क्रिया। जैसे देखो बच्चों ने खाना खा लिया, बच्चों ने खाना खा लिया। तो यहाँ पे देखो खा लिया, एक तो वो खाने का कार्य कर रहे हैं, वहाँ पे क्रिया हो गई, और एक मतलब खा लिया। यहाँ पर देखो ये क्या दोनों संयुक्त रूप से क्रिया प्रयुक्त हो रही हैं, पर यहाँ पे एक ही अर्थ प्रकट हो रहा है, यहाँ पर खाने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या है संयुक्त क्रिया है। तो इस प्रकार संयुक्त क्रिया के बारे में हमें बता सकते हैं। देखो अगला भेद, पांचवा भेद वो कौन सा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो अगला भेद कौन सा, नाम धातु क्रिया। यहाँ पर हमें कोई संज्ञा शब्द मिलेगा, संज्ञा या फिर सर्वनाम या फिर विशेषण शब्द मिलेगा, उसको हम क्रिया के रूप में प्रकट करेंगे, उसको क्रिया के रूप में उसका भावार्थ निकालेंगे। देखो तो क्या करेंगे, उसमें प्रत्यय लगाएंगे, सीधी सी बात। देखो कोई भी संज्ञा शब्द मिल जाएगा, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण, तो क्या करेंगे उसमें प्रत्यय लगाएंगे। प्रत्यय लगाने के बाद जो क्रिया का काम करेगी वो कौन सी क्रिया होगी, हमारी नाम धातु क्रिया होगी। जैसे देखो परिभाषा, यदि संज्ञा सर्वनाम या यदि संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है, तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है, नाम धातु क्रिया। थोड़ा सा देखो परिभाषा, हमेशा हिंदी के अंदर जो परिभाषा होती है उस परिभाषा में ही उसका पूरा का भावार्थ छिपा रहता है। देखो क्या कहा है, यदि संज्ञा सर्वनाम या विशेषण, भाई या तो कोई संज्ञा शब्द मिलेगा या फिर क्या सर्वनाम या फिर विशेषण, संज्ञा शब्द मिलेगा, सर्वनाम या फिर विशेषण। तो इनके क्या करेंगे प्रत्यय लगाकर, तो इनके साथ क्या करेंगे प्रत्यय जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, प्रत्यय जोड़ेंगे। प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हमारी वो क्रिया बनकर आएगी। क्या बनकर आएगी, क्रिया। तो यहां पे हमारी कौन सी होगी वो क्रिया, नाम धातु क्रिया होगी। संज्ञा के बाद प्रत्यय लगा देंगे तो क्रिया के जुड़ जाएगी, सर्वनाम के कोई प्रत्यय लगाएंगे तो क्रिया का काम करेगी, विशेषण के बाद अगर प्रत्यय लगाएगी तो वो क्रिया का काम करेगी। जैसे देखो हम उदाहरण की बात कर लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, मुझ पर दृश्य फिल्माया, मुझ पर दृश्य फिल्माया। तो देखो यहां पर क्रिया संज्ञा क्या है, फिल्म। फिल्म यहां पर क्या है, संज्ञा का काम कर रही है यहां पर देखो, पर इसमें फिल्माया आया प्रत्यय लगा दिया। देखो फिल्म धन आया, इसमें आया प्रत्यय लगा दिया तो ये क्रिया का काम करेगी। यहां पे देखो क्या हो गया, फिल्माया।
फिल्माया, तो मुझ पर दृश्य फिल्माया, तो यहाँ पर फिल्माया जो दृश्य बनाया गया वो फिल्म के आधार पर, मतलब फिल्म का कार्य यहाँ पर किया गया है। तो मुझ पर दृश्य फिल्माया गया, यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, नाम धातु क्रिया। फिल्म क्या है, संज्ञा, संज्ञा में आया प्रत्यय लगाया तो क्या गया, फिल्माया, यहाँ पर क्रिया बन गई। देखो इसी प्रकार आगे बात करते हैं। वातावरण गरमाया, वातावरण गरमाया, तो यहाँ पे देखो वातावरण क्या है, यहाँ पर गरमाया, इसको उठाओ तो गरम, गरम यहाँ पे क्या है, विशेषण कार्य कर रहा है, गर्म पानी या ठंडा पानी, तो ये क्या है, विशेषता पानी की क्या, गर्म, तो यहाँ पे ये विशेषण का काम तो कर रहा है, तो गर्म पानी या फिर मतलब गर्म, ये क्या विशेषण। अब गरमाया, इसमें भी क्या आया प्रत्यय लगा दिया, तो गरमाया ये यहाँ पे क्या हो गई, क्रिया का कार्य में ये करने लगी। तो वातावरण गरमाया कि वहाँ पर वातावरण गरमा रहा है, तो गरमाया ये अब क्या है, क्रिया का कार्य यहाँ पर कर रही है। सबने मुझे अपनाया, देखो आगे कौन सा वेद है, सॉरी वाक्य देखो, उसने मुझे अपनाया, उसने मुझे अपनाया, तो यहाँ पे इसको उठाओ, देखो ये क्रिया का कार्य यहाँ पर कर रही है, अपनाया, तो अपना क्या है, यहाँ पर सर्वनाम है, अपना क्या है, सर्वनाम, और अपनाया, आया भी यहाँ प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गया, अपनाया, क्या हो गया, अपनाया, तो यहाँ पे क्या हो गई, क्रिया के अंतर्गत चली गई। अपना सर्वनाम है, इसमें प्रत्यय लगा दिया, आया तो क्या हो गया, अपनाया, उसने मुझे अपनाया। इस वाक्य को पढ़ेंगे तो क्या लास्ट में जाएगी, यहाँ पे क्रिया का बोध करवाएगी, तो यहाँ पे हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी, नाम धातु क्रिया हो जाएगी। देखो इस अगला भेद कौन सा है, देखो कौन सा भेद है, अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण मतलब अ यहाँ पे उपसर्ग और पूर्ण, क्या यहाँ पे अपूर्ण मतलब वहाँ पे क्रिया का अभाव रहेगा, कि वो क्रिया पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होगी। देखो वहां पर होगी अपूर्ण क्रिया, इसमें परिभाषा क्या रहेगी, यदि वाक्य में मुख्य क्रिया का अभाव हो, परंतु क्रिया का अर्थ स्पष्ट हो, वहां पर अपूर्ण क्रिया होगी। कि यदि वाक्य में मुख्य क्रिया का क्या रहेगा, यहाँ पर अभाव रहेगा, देखो अपूर्ण, यहाँ पे नाम से पता चल रहा है वो क्रिया पूर्ण नहीं है, वह क्रिया पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रही है, पर अर्थ स्पष्ट होगा, वो ऐसे लगेगा यहाँ पे हाँ क्रिया को पूर्ण रूप से कार्य में लिया गया है। देखो वाक्य में बात कर लेते, देखो वह सभी अध्यापक हैं, राम श्रमिक है, लता डॉक्टर है। देखो ये वाक्य है वह सभी अध्यापक हैं, तो यहाँ पर अध्यापक शब्द क्या है, यहाँ पे ये संज्ञा के रूप में है, पर देखो यहाँ पर क्रिया का कार्य कर रहा है, वह सभी अध्यापक, उनके व्यवसाय के बारे में यहाँ पर पता चला, यहाँ पे मुख्य क्रिया नहीं है, पर फिर भी इनका भावार्थ स्पष्ट हो रहा है कि वह सभी अध्यापक हैं, तो मतलब उनकी क्रिया के बारे में हमें पता चल रहा है। राम श्रमिक है, राम क्या है, श्रमिक है, तो यहाँ पर भी क्या ये मुख्य रूप से क्रिया नहीं है, पर ये क्रिया के रूप में कार्य कर रही है। जैसे लता डॉक्टर है, इनके व्यवसाय है, और व्यवसाय में बात करेंगे तो अपूर्ण क्रिया के अंतर्गत आएंगे, तो ये क्या डॉक्टर श्रमिक अध्यापक ये सारे क्या हैं, अपूर्ण क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों इस प्रकार हमने रचना के आधार पर क्रिया को पढ़ा, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। और जो हमारा जो अगला नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा अविकारी। कौन से, अविकारी शब्द। हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण
और जो क्रिया है इनके बारे में आज जो विकारी शब्द कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद जो टॉपिक रहेगा वो अविकारी को लेकर चलेंगे। उसमें जो अवयव की बात करते हैं, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद साथियों।